पाकिस्तान में कारोबार के उतार चढ़ाव और पाकिस्तान में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का इस वक्त क्या रुझान है और कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ख्याल रखे। अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे क्या क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई धोखा, कोई फ्रॉड उसके साथ ना हो जाए। तो आज ही हमारे साथ मॉर्निंग शो में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब सुहेल महमूद भट्ट साहब हैं। सुहेल महमूद भट्ट साहब के बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान में सबसे पहले राडो, जो कि दुनिया भर में एक मशहूर जाना बाना और बहुत ही कीमती एक ब्रांड है, उस ब्रांड को लॉन्च करवाने का क्रेडिट भी इनको हासिल है। एक बड़ी मारूफ आउटलेट भी ये चला रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे यतीम बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी, जिनकी सैकड़ों में तादाद है, वो भी भट्ट साहब को इसका क्रेडिट हासिल है। और दारुल उलूमात एक है जिसके ये चेयरमैन भी हैं और बहुत सारे फलाही काम भी ये करते हैं। तो इन्हीं फलाही कामों और ये सारा पाकिस्तान में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कारोबार का उतार चढ़ाव और साथ ही साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जी हमारे चीफ रिपोर्टर हैं लाहौर रंग के अशरफ मेहताब साहब भी आज हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। वैसे तो आप फील्ड में इनको देखते हैं, इनसे मुख्तलिफ सवालात भी हम करते हैं, स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं जब हम, तो स्टूडियो में बैठ के बात करना, रूबरू बात करना, स्टूडियो में मौजूद होना, जो फील्ड में मौजूद होते हैं, आज हम सब इकट्ठे हैं। सबसे पहले भट्ट साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हैं। और भट्ट साहब जी, चूंकि इन्होंने राडो को सबसे पहले पाकिस्तान में आपने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, आपने काम किया था, जाहिर है जो ब्रांड्स पहनते हैं, जिनको शौक़ है, जिनको लगन है, वही भट्ट साहब की कदर जानते हैं, समझते हैं। और सुहेल महमूद साहब को इसीलिए इनको सुहेल राडो के नाम से भी सुहेल भट्ट साहब राडो वाले। तो आज हमारे साथ जी मॉर्निंग शो में मौजूद। कैसे है भट्ट साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी है और आपका भी शुक्रिया, चैनल का भी शुक्रिया। लाहौर रंग जो है वो आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह रंग जमाएगा। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि हम अपने लाहौर रंग के इस प्लेटफॉर्म से रंग, चूँकि रंग भी खेलते हैं तो रंग जमाते भी हैं। तो भट्ट साहब, मौजूदा मुल्की मुआशी जो हालात हैं किस हद तक बेहतर हैं, क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अगर पाकिस्तान में जो इस वक्त देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, एक्चुअली पाकिस्तान बड़े महफूज हाथों में है इस वक्त। आपने देखा कि पूरा दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में कमी आई थी वो इज़्ज़त बहाल भी हुई है और बेहतर भी हुई है। उसकी वजह हमारे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब भी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी है। और उसके बाद जो हमारा सेटअप पंजाब में है उसमें मरियम साहबा भी पूरे ज़ोर शोर से और बड़ी मेहनत से अपने वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में वो काम दिन रात कर रही हैं और ये सिचुएशन जो है वो तो बहुत बेहतर है। लेकिन हमारा जो एक जो ताजिर परेशान है वो इसलिए परेशान है कि ये हुकूमत, हम सब कहते हैं कि ताजिर दोस्त हुकूमत है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी के जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं और मार्केटों में एक अजीब सा वो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट की हुई है कि आगे ही टैक्स बहुत हैं, तो उसके बाद ये हर एजेंसी, हर डिपार्टमेंट, हर अदारा वो ताजरों के गिर्द इस तरह पड़ गया हुआ है कि पता नहीं आइंदा क्या होने वाला है। ये एक ऐसा जो सिचुएशन को बना दिया गया है। मतलब भट्ट साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की वजह से नहीं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से अगर ताजिर परेशान है तो वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिस्टम जो है ना, देखें, टैक्स हर मुल्क में दिया जाता है और लिया जाता है और मुल्क जो है वो टैक्सों से चलते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ताजिर जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर मैं गिनना भी चाहूँ तो मुझे वो गिनती भूल जाएगी कि कितने टैक्स, कितने किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। और हर डिपार्टमेंट, चाहे वो FBI है, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, चाहे वो
LDA है, चाहे वो वासा है, चाहे वो PHA, यानी मैं समझता हूँ कि जो महकमा भी है वो सारा ही अपने टैक्स जो है वो लगाना शुरू कर देता है और फिर उसकी वसूली जो है वो बड़े ही गलत तरीके से हो रही है। यानी अगर आप ताजर को रिलैक्सेशन नहीं देंगे, अगर वो कमाएगा नहीं तो टैक्स कैसे देगा? तो जो टैक्स नहीं देगा तो फिर वो ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो फिर उनको कहते हैं ये चोर है। हाँ। और जब वो कहते हैं चोर है, हाँ। तो फिर जाहिर है कि हमारे ताजे फिर चोर बन के दिखाते हैं। हाँ। वो कहते हैं अगर हमने चोरी कहना है, हाँ। तो फिर हम क्यों टैक्स क्यों दें? और ये जो FPR की आप बात कर रहे हैं ना, इकदाम जो किए गए थे जिनकी वजह से ताजिर तबका पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उस तरफ भी आते हैं। बट साहब अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाते हैं। मेहताब साहब बताइएगा क्या हालात हैं? अभी बट साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के चूँकि हम कारोबार के उतार चढ़ाव के लिए आज ये सेगमेंट रखा गया है, बेजा वो कह रहे हैं टैक्सेस की भरमार है जिसकी वजह से ताजिर तबका बहुत परेशान है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? इस पे भट्ट साहब की बात में 100% इत्तेफाक करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, भट्ट साहब कह रहे थे ना कि नाम मैं गिनवा नहीं सकता। हाँ। मुझे जो भी पता है कि कुछ 70 किस्म के टैक्स, 71 किस्म के टैक्स जो है ना, हाँ। मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं। आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, हम लोग तो इवन जिसकी 50,000 साबुन की टिकिया भी लेनी है तो उस पर भी टैक्स, मैं वो तो एक अलग है ना, जनरल सेल टैक्स अभी देते हैं। इसके अलावा ये और बात है कि हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, हमें वो सहूलियत, वो जिंदगी नहीं मिल रही है। 50,000 रुपए की कोई वैल्यू है इस दौर में तनख्वाह की? है वो वैल्यू? 1 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। तो 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो टैक्स देना है। अब ये जो 50,000 रुपये, इसकी कोई उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की कि जो बंदा ले रहा है वो किराए के मकान में रह रहा है, 2 बच्चे हैं उसके, तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा फिर? हाँ जी। तो जो टैक्सेस हैं उनमें सबसे बड़ा जो दुनिया में टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स जिसे कहते हैं, दौलत जो कमा रहा है उससे आपने लेना है, और जो नहीं कमा रहा है उसके ऊपर आपने खर्च करना है। हाँ। यहाँ पे उल्टी गिनती है। यहाँ पे जो कमा रहा है उससे कम टैक्स लिया जा रहा है और जो नहीं कमा रहा है उससे ज्यादा, मतलब 60 से 70% टैक्स वो है जो नहीं कमा रहा है उससे लिया जा रहा है। और वो जो 40% टैक्स है, 35 से 40 या 45%, वो जो धड़ाधड़ अरबों रुपए कमा रहा है उससे लिया जा रहा है। तो यही वजह है कि ये अनबैलेंस सिस्टम की वजह से यहाँ पे मामला गड़बड़ हैं। अब ये जो है ना टैक्सेस हैं जो 72 किस्म के, 4-5 बड़े बड़े मैंने गिनवा देता हूँ। इसमें इनकम टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज है, पेट्रोल लेवी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्राय टैक्स है, और TDS टैक्स है, डिडक्शन सर्विस टैक्स है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टैक्स है, इंडक्टर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी है, आबियाना है। इस तरह से मतलब तो तुसी दसते जाओगे और फिर सेगमेंट जो है ना मैं यही बता रहा हूँ। देखो ना ये किस मुंह से कहते हैं, इतनी भरमार, किस मुंह से ये कहते हैं जी टैक्स चोर है ये कौम। मुझे ये बताएं, ये कौम जितना टैक्स दे रही है, ये टैक्स उनसे क्यों नहीं लेते जिनसे लेना है? जिनको ये 15 से 16 अरब डॉलर की सालाना मराद देते हैं, वो कौन सा तबका है? वो गरीब तो नहीं है, वो ऊपर मराज याफ्ता तबका, उसी को नवाते जा रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बात की, बाबू है, घर फ्री मिला हुआ उसको, गाड़ी फ्री मिली हुई है, पेट्रोल फ्री मिला हुआ, गैस, बिजली, पानी, नौकर चाकर, हर चीज फ्री मिली है। क्या वो इनका दमाद है? मुझे ये गाड़ियाँ, उनके बेगमात जो है वो गाड़ियाँ, वो ब्लू बत्ती लगी होती है, वो शॉपिंग करने जा रही होती हैं, ठीक है, और जो टैक्स देने वाले हैं वो जलील हो रहे हैं। ये उनका माल खा रहे हैं। सिग्नल्स पे रोका जाता है। मुझे अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो ये जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, गरीब लोग, उसको ये पेट्रोल में धुएं में उड़ा रहे हैं। अब ये मुझे बताएंगे, इतना तो आजकल के दौर में दमाद को भी इतनी खिदमत नहीं करते जितनी ये हुकूमत जो है उनसे डरी हुई है, उनसे कर रही है। उनकी क्या मतलब क्या हो जाएगा? कम अज कम उनकी कोई तो मराद वापस ले। बिजली के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जो बत्ती कंपनी है ना, बिजली सप्लाई करती हैं, बनाती हैं, डिवाइड करती हैं, वो 1300 यूनिट उनको फ्री मिलते हैं। ग्रेड 1 से लेके 22वें स्केल तक 1300 यूनिट महीने के फ्री मिलते हैं। किसी को 300 यूनिट के, 600 यूनिट के, 1200, ऐसे बांट रहे हैं उनको। और साल के अगर कैलकुलेट कर लें तो कितने, क्या तनख्वाह नहीं लेते वो? क्या वो बड़े मराहत याफ्ता नहीं है? क्या उनको नौकरियां नहीं मिली हुई? उनको गाड़ियां नहीं मिली? किस चीज की भाई? खुदा का खौफ करो। अगर आपने घर दे दिया, आपको घर दे दिया है तो उसे बिजली का बिल ले लो, गैस का बिल ले लो। ये ठीक कह रहे हैं। और ये जो चीख रहे हैं ना, इनकी चीखों के पीछे एक बैकग्राउंड है कि वो ठीक कह रहे हैं कि 50,000 में
वो क्या बिजली का बिल देंगे, क्या पेट्रोल खर्च करेंगे, क्या बच्चों की फीसें देंगे, घर का रेंट देंगे, घर का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ताजिर दोस्त हुकूमत में अब जब शहबाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सारे अंदाजे हैं, वो चैम्बर में भी रहे हैं, वो इस वक्त पंजाब भी चला रहे हैं और पाकिस्तान पूरा चला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो टैक्स जो बढ़ेगा ना, लाहौर चैम्बर के सदर को बुलाया तो था उन्होंने स्टार्ट में, अभी फिर उन्होंने बड़े लंबे चौड़े मुज़ाकरात भी हुए थे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम एक शुरू की थी, लेकिन वो आई डोंट नो कि क्यों वो ख़त्म हो गई, बंद हो गई। ये बड़ा अच्छी तरफ जा रहे थे, क्योंकि अगर हम फिक्स कर दें कि एक अंदाज़ा, जो जिस ट्रेड का भी अंदाज़ा तो गवर्नमेंट को होता है ना कि कौन सी ट्रेड क्या कर रही है, कौन सी मार्केट क्या कर रही है, तो उन मार्केटों के हिसाब से, उन ट्रेड के हिसाब से टैक्स अगर फिक्स कर दिया जाए तो हर कोई टैक्स देगा, क्योंकि टैक्स जब फिक्स हो जाएगा किसी को कोई बॉदरेशन नहीं होगी कि मैंने रिटर्न भरनी है, वकील के पास जाना है। तो ये पैसे जो वकील को देते हैं या रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, ये सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। फिक्स टैक्स में जैसे जो सैलरीड पर्सन है उसको फिक्स टैक्स आता है ना, वो फिक्स काट के उसको पेमेंट करते हैं। ऐसा ही होता है जी, होता है ना। आपको सॉरी मैं ताजर को राय कटता है पहले, आप हमारी टैक्स कट के हमारी सैलरियां व्हाट्सएप हमारे अकाउंट में, तो बैंक भी काटता है, फिर व्हाट्सएप हमने एटीएम से ट्रांजैक्शन भी करनी है, फिर उस पर भी कटेगी, फिर हमने जाके ग्रोसरी करनी है, फिर उस पर भी हम टैक्स देंगे। वो हमारा जो है ना, हमारे मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स, वो आपकी सोच है। तो इसीलिए आप ताजिर तबका तो अपनी बात कर रहे हैं ना, आम आवाम के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये खत्म हो जाएगी। दुहाई दें, वहां जाके बात करें, उनको तो कुछ सुनने वाला नहीं है। सैलरी वाले जो हमारे दोस्त साथी हैं या पाकिस्तानी हैं, इनकी ये ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम अगर हम ये फिक्स टैक्स वाला हर एक टैक्स दे, हर एक रजिस्टर्ड, जैसे अब शनाख्ती कार्ड जो हमारा है वो एक ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है कि उसको टैक्स अब लगना है, और टैक्स लोग दे भी रहे हैं। अब अगर ये फिक्स टैक्स का सिस्टम और निज़ाम ले आते हैं तो मार्केट वाइज वो टैक्स देंगे, और जितना गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ज़्यादा कि ये मुशावरत से होगा, तो ये बहुत बड़ी एक इनकलाब आएगा, चेंज होगी। ये टैक्स सिस्टम जो है, ये किसी को ज़रूरत नहीं गाड़ियाँ देने की, अरबों रुपए की गाड़ियाँ दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, एक जो बिजली वाले हैं उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी वाले जो है उनको पानी फ्री दे रहे हैं। गैस वालों को गैस फ्री। ये सिस्टम जो है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी से टैक्स देगा, और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जब जाएगा तो गवर्नमेंट को हर चीज़ की कीमत अदा करेगा। आशा मेहता साहब, कुछ थोड़ा टैक्स में अगर कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो ताजिर तबके पे और अवाम पे, यही कह रहे हैं आप? आम आदमी, ट्रेडर होलसेलर, ट्रेडर और होलसेलर की। तो अशरफ, आप ये बताइएगा फिर इससे इकोनॉमी को क्या कोई लॉस होने का, डैमेज होने का यहाँ पे कोई है? नहीं, वो इनकी बात इसलिए ठीक है तो दे ही नहीं रहे ना, वो तो जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, वो तो टका नहीं दे रहे ना। नहीं, अगर दे रहे हैं तो वो कुछ तो देंगे ना, वो तो खजाने में ही आएगा ना, नुकसान तो नहीं है। जो अब देंगे तो उतना बर्डन कम होगा ना। असल में होना ये चाहिए कि जो हमारा वेल्थ टैक्स है ना, इनकम टैक्स है, उसकी तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ नहीं जा रहे। इसकी कोई वजूहात होगी ना, कुछ सियासतदानों के हवाले से होगी, कोई और होगी, जो कि इतनी 200 तो 300% अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। और अब ये भी आ रही बात सुनने में, वो कहते हैं जी हमें पूछा ही ना जाए, हमारी किसी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अंदाजा लगाए, ये होली को बनने के चक्कर में ये जैसे ये दुकानदारों की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये इनके पास शटर पावर है। जब हुकूमत थोड़ा सा डरा चढ़ाती है कि भाई हमें टैक्स दें, तो ये हड़ताल करके बैठ जाते हैं। प्रेशर ग्रुप पे इनके, वो करने नहीं देते उनको। देखिए, ताजर दोस्त स्कीम में इन्हीं के चेयरमैन जो थे उनको आगे लगाया था उन्होंने, वो नहीं डिसाइड करवा सके उनके दरमियान। मुख्तलिफ ग्रुप हैं, हर एक की अपनी साइकी है, हर एक का अपना है। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, अब ये होगा तो ये कर देंगे। आखिर क्या हुआ कि वो डेड हो गई, ताजिर दोस्त स्कीम खत्म कर दी गई। वो किसी पे टका नहीं लगा। 1 करोड़ के करीब दुकानदार ऐसे हैं जो रोजाना प्रॉफिट लेके जाते हैं। मुझे ये बताएं, अभी
50 से 60 लाख गोशवारे जमा होते हैं, उसमें 17-18 लाख जो गोशवारे सिफर का टैक्स भरा हुआ। कहते जी हमें इनकम ही कोई नहीं है। ये अंदाजा इनको ये रहा था ना कि ये हमें तो काट लेते हैं उसी वक्त, छुरी चला देते हैं, ठीक है। इनको साल बाद जाके ना वो कहते हैं गोशवारा भर के दे दे, साल बाद जाके ये गोशवारा भरते कहते हैं सानू तो कमाई कोई नहीं हुई जनाब, असी तो भुखा ही जे। मेरी बात सुन ले, बात सुन ले, नहीं बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इसी वजह से हमें कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं, इसी वजह से मुल्क पीछे जा रहा है, इसी वजह से हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही, क्योंकि लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। इनको आना चाहिए, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जो नहीं देते वो टैक्स नेट में आए, तो वो उनको आना चाहिए ना। अगर 1 करोड़ दुकानदार कमा के ले जा रहा है और लिबर्टी के अंदर एक खोखा लगा हुआ है, वो भी वो आम दुकानदार से ज्यादा पैसे लेके जा रहा है, तो जब उसकी तरफ जाते कहते मेरा तो खोखा जनाब, मैं कि इतने कमाना। सोचने वाली गल है कि अगर नहीं कमा रहे तो इतनी गाड़ियां लग्जरी, कभी आप छुट्टी वाले दिन जाएं, वो ताजर जो आम हालात में नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, मोटरसाइकिल टूटी सी रखी हुई है, स्कूटर रखा हुआ है, वो बड़ी सी गाड़ी लेके फैमिली को घूम रहे होते हैं बड़े बड़े होटलों में, ठीक है। टैक्स नहीं देना, उधर जाड़ लेना है, दोस्तों की दावतें कर लेनी है, उधर पैसे लगा देने हैं। मुल्क को कहते हैं कि रियासत माँ जैसी है, माँ के कपड़े फटे हुए हैं, बाल उजड़े हुए हैं, मामला गड़बड़ है, माँ को नहीं संवारना। तो चलो बाबू, बाबू जो है वो तो खुश है ना, माँ को छोड़ो, माँ के बाबू बेटे तो खुश है। मैं कह रहा हूँ सरमायाकारी की बात करते हैं, टैक्स बहुत हो गया। सरमायाकारी के मैदान में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा कमी किस शोबे में आप देख रहे हैं? इसमें सनत है, इसमें ज़राअत है, IT है, रियल एस्टेट है, और अगर है तो वो उसकी रीजंस क्या है? इस पे क्या कमेंट? देखिए, जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा, इससे मसला हल नहीं होगा कि आप अपने गिरेबान में ना झांकें और आप दूसरे पे तनकीद करें। मैंने यहाँ बैठे तो कभी भी कोई भी अभी तक ये बात नहीं की कि आप ये नहीं दे रहे, हम क्यों दे रहे हैं, हमने क्यों देना है। हमारे जब तक कॉल और फेल में तजाद रहेगा, मुल्क की यही सूरत हाल रहेगी। हम दूसरे पे तनकीद करते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम और मसाइल बताते हैं, हल नहीं बताते। मैंने जैसे आपको हल पहले बताया कि ये टैक्स सिस्टम जो है, इसकी खराबियों की वजह से ताजिर तो बेचारा जो उसने कमाना है तो देना है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ छुपा के करता है। और वो मैंने जैसे कहा कि इज्जत चाहिए ताजिर को, ताजिर के साथ अगर अच्छा बर्ताव होता है वो बखुशी टैक्स दे भी रहा है और देता है। आप मार्केटों में एनालिसिस करवा लें कि आप क्या टैक्स देते हैं कि नहीं देते। लेकिन असल बात ये है कि अगर आप एक डिटर्मिनेशन कर देंगे, एक फिक्स कर देंगे कि ये आपने देना है तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन ये नहीं होता। अगर गवर्नमेंट जैसे ताजिर दोस्त स्कीम ये कहते हैं ना, फ्लॉप नहीं हुई, उन्होंने अपनी सजेशंस दी और वो सजेशंस के साथ साथ लाखों ताजिर नेटवर्क में भी आए। नहीं बट मैं आपको तादाद बताता हूँ। ताजिर खुद धड़े बंदियों में है, इनका अपना बीच में यूनिटी नहीं है, तो जब हुकूमत से मुज़ाकरात की बात आती है तो कुछ उस तरफ हो जाते हैं, कुछ जो है बीच में से बिल्कुल ही वो निकल जाते हैं। ये बात अशरफ ने की थी। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ एफिलिएशन है ना, ये हमारे इसको खत्म पॉलिटिकल पार्टियों के साथ एफिलिएशन है, ऐसे वो बेवकूफ। सिर्फ लाहौर की बात है कि इस स्कीम में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बनाया सिस्टम ताजिर दोस्त, तो ताजिर आप उनसे फिगर ले लें, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 40,000 लोग सिर्फ लाहौर में नेटवर्क में आए हैं। और अब देखें, मैं वही फिर बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। अगर आप ताजिर तबका, लोग भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है जी ये रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी को आप इस तरह चोर कहेंगे तो रीढ़ की हड्डी तो फिर तकलीफ में आएगी ना। जब हम राजी खुशी टैक्स देना चाहते हैं, दे रहे हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है कि सारे ताजर चाहे छोटा कारोबार कर रहे हो, बड़ा कारोबार कर रहे हो, वो नेटवर्क में आ जाएं। वो आ भी सकते हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम जैसे मैंने आपको कहा कि हर मार्केट का जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कलेक्टिव एक ही जगह पे सारा टैक्स ले ले।
अच्छा। ये जो हजारों किस्म के टैक्स इन्होंने गिनाए हैं, हाँ। तो ये टैक्स जो है वो देते देते और गिनते गिनते और उनको जमा कराते कराते ही पूरा साल गुजर जाता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे, अगर मार्केट में आप सर्वे करें ना, आपको पता चले कि कितने किस्म के टैक्स जो है, फील्ड में होते हैं। यही मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यहाँ पे बात करने के बाद मेरे साथ आए और मार्केटों में जो नोटिस आए हुए हैं वो जरा पढ़ के देखें कि कितने किस्म के नोटिस आए हैं। इट इज नॉट ओनली प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में भी फिर आगे कई टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है। अशरफ साहब क्या शॉर्ट कमेंट क्या करेंगे? शॉर्ट कमेंट यही है कि देखिए पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, स्टेक होल्डर को साथ बिठा के, बाबुओं को नहीं। बाबू बैठेंगे तो वो अब आके ये हमें चाहिए तो वो रातों रात कर देंगे, वो थोप देंगे ऊपर, और फिर जो स्टेक होल्डर है वो परेशान होगा। स्टेक होल्डर को बैठ के साथ बिठाएं, फिर पॉलिसी बनाएं ताकि वो ज़मीनी कायक से वाकिफ़ है, वो पॉलिसी सिर्फ इम्प्लीमेंट करें। ये बाबुओं का काम है, जो पॉलिसी बने उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ना कि बनाना। तो ये जब तक हुकूमत ये नहीं करेगी, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 30-32 कंपनियां जो हैं वो जाने कुछ चली गई हैं, इंटरनेशनल पहुंच गया। अशरफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और भट्ट साहब, जनाब सुहेल महमूद भट्ट साहब आज हमारे मॉर्निंग शो की जीनत थे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके आने का भी।